हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स, परोपकारी राक्षस। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, सब्सक्राइब कर ही दे तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। कुछ दिन हुए साकुल राज्य के समीप पंचालिका के घने जंगलों से राक्षस की एक बस्ती थी। उस बस्ती का एक क्रूर और अत्याचारी राक्षस विषधर अपने देवता दीढ़नाग को एक सहस्त्र नरबलि देकर अद्भुत शक्ति प्राप्त करना चाहता था। विषधर आसपास के नगर या गांव से लोगों को पकड़ लाता था और अपने देवता पर बलि चढ़ा देता था। उसी बस्ती में एक राक्षस था, वस्तनाभ। वह बहुत दयालु और परोपकारी था। एक दिन उसने देखा विषधर किसी युवक को पकड़कर नरबलि के लिए ला रहा था। मुझे छोड़ दो, मेरे 4 छोटे छोटे भाई बहन हैं। अगर तुमने मुझे मार डाला तो वे सब भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हाँ हाँ, तुझे छोड़ दूं? अरे तुझे तो मैं अपने देवता पर बलि चढ़ाऊंगा। जब 1 सहस्त्र बलि पूरी होगी तो देवता मुझे अद्भुत शक्ति देगा और फिर तुझे कोई नहीं और मुझे कोई नहीं मार सकेगा। और विषधर ने उस युवक को अपने घर ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दिया। बस अब रात भर तू यही रहेगा, कल सुबह मैं तुझे अपने देवता पर बलि चढ़ाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो बहू। वस्तनाभ उस युवक की बातें सुनकर बहुत बेचैन हो गया था। आधी रात को वह छिपता हुआ उस काल कोठरी के पास पहुंचा। तो विषधर ने इस पर ताला भी लगा दिया है। इस ताले को तोड़कर उस युवक को बाहर निकाल देता हूँ। वसनाभ ने एक पत्थर से ताला तोड़कर दरवाजा खोला और उस युवक को कोठी से बाहर निकाल दिया। युवक, तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने घर जा सकते हो, लेकिन मैं घने जंगलों को कैसे पार करूंगा? वह के जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे और फिर किसी अन्य राक्षस ने पकड़ लिया तो मुझे जान से मार देगा। वस्तनाभ कुछ सोचकर बोला, अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम अंधेरे में छिपते हुए मेरे पीछे पीछे चले आओ। और वह युवक वस्तनाभ के पीछे पीछे चल दिया। गांव की सीमा के पास पहुंचकर वस्तनाभ रुक गया। युवक, मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ। सामने तुम्हारा गांव है, तुम अकेले चले जाओ। आप कितने अच्छे हैं, आप राक्षसों में देवता हैं, ईश्वर आपको दीर्घायु दे। वस्तनाभ उस युवक को छोड़कर बस्ती की ओर लौट चला, लेकिन उसे क्या पता था कि गन्ने के खेत में छिपे कुछ सैनिक चुपचाप उसका पीछा कर रहे हैं। आज हम इसका पीछा करके राक्षसों की बस्ती का पता लगा लेंगे, फिर तो महाराज हमें बहुत सा इनाम देंगे। और राक्षसों की बस्ती के पास पहुंचकर 4 सैनिक रुक गए। ओह, यह तो राक्ष नर ओह, यह तो नरभक्षी राक्षसों की बस्ती। अब हमें तुरंत लौटकर महाराज को सूचना देनी चाहिए। हाँ साथियों, वापस चलो। अब कोई राक्षस फिर कभी हमारे राज्य से किसी युवक को उठाने के लिए जीवित नहीं बचेगा। और जब लौटकर सैनिकों ने महाराज साकुनी को सूचित किया तो, महाराज की जय हो, हमने राक्षस की बस्ती का पता लगा लिया है। वे दक्षिण दिशा में पंचालिका के जंगलों में रहते हैं। शाबाश, हम तुम्हें बहुत पुरस्कार देंगे सैनिक। तुम सेनापति को तुरंत सूचित करो, आज रात ही हम उनकी बस्ती पर आक्रमण करेंगे। और उसी रात सेनापति सप्तबाहु ने भारी सेना के साथ राक्षसों की बस्ती पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में बहुत से राक्षस मारे गए और शेष बस्ती छोड़कर भाग गए दुष्ट। शायद अब कभी हमारे राज्य में आकर किसी युवक को उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। सैनिकों, अपने घायल साथियों को उठाकर ले चलो। उधर जान बचाकर भागे हुए राक्षस सिगाफू पर्वत की घाटी में पहुंचे। आखिर राजा शकुनी को हमारी बस्ती का पता कैसे चला? मैं बताता हूँ। राजा को के गुप्तचरों द्वारा हमारी बस्ती का पता चला होगा। वस्तनाभ मेरे कैदी को जब उसके गांव में छोड़कर लौटा होगा तो अवश्य गुप्तचर सैनिक उसके पीछे पीछे हमारी बस्ती में आए होंगे। नाभ हमारा शत्रु है। विषधर की बात सुनते ही सभी राक्षस आग बबूला हो उठे। हाँ हाँ, वस्तनाभ ने
हमारे भाइयों को मरवाया है, इसे भी मार दो, मार दो। राक्षस स्त्रियां चिल्लाते हुए वसनाभ पर झपटी। जालिम ने मेरे बेटे को मरवा डाला, बुहू, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे पति को मरवा दिया, नाभ को मार दो। नहीं नहीं, हम इसे नहीं मार सकते, राक्षसों की परंपरा है, राक्षस एक दूसरे को नहीं मार सकते, हम इसे अपनी बस्ती से निकाल देते हैं। हाँ हाँ, इसके लिए यही सजा ठीक रहेगी, इसे वही लोग मार डालेंगे जिनका यह भला करता है। और राक्षसों ने वसनाभ को मार पीट कर वहां से भगा दिया। कुछ देर बाद विषधर ने कहा, भाइयों, जब तक हम अलग अलग होकर रहेंगे, हम इसी तरह उन लोगों के हाथों मारे जाते रहेंगे। तुम मुझे अपना राजा बनाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मनुष्य को मारूंगा। हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा, आज से विषधर हमारा राजा है, राजा विषधर की जय हो। इस तरह विषधर उन राक्षसों का राजा बन गया। उसी साकुला राज्य के एक गांव में रत्ना नाम की एक स्त्री अपनी सौतेली बेटी राधा पर बहुत जुल्म करती थी। एक दिन जब राधा नदी किनारे कपड़े धो रही थी, अरे तू सुबह से यहाँ पर कपड़े धो रही है लेकिन अभी तक पूरे कपड़े नहीं धुले, लगता है तू लड़कियों के साथ आंख मिचोली खेल रही थी। नहीं माँ, मैं तो बिल्कुल नहीं खेली, आज कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, मैं तो सुबह से धो रही हूँ। 8 रोटियां खाती है और तुझसे यह थोड़े से कपड़े कपड़े नहीं धुलते। आज तू घर चल, तेरे हाथ पांव तोड़कर 2 दिन कोठरी में भूखा रखूंगी तो तुझे पता चलेगा। माँ मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी, माँ मुझे छोड़ दो। सौतेली माँ तो अभी तो राधा को इतनी मारती पीटती है, सौतीली माँ है तभी तो राधा को इतनी मारती पीटती है, और उसकी अपनी बेटी शीला को देखो कितनी खुश हो रही है। और उस दिन रत्ना ने राधा को मारा पीटा कर कमरे में भूखा प्यासा बंद कर दिया, और जब सुबह हुई तो यह ले 2 रोटी, इन्हें खाकर खेत पर चली जा, आज सारे खेत में पानी देना है, अगर शाम तक सारे खेत में पानी नहीं भरा तो मार मार कर तेरी खाल खींच लूंगी। बेचारी राधा अपने भाग्य पर आंसू बहाती खेत की ओर चल दी। मेरी माँ मेरी भी माँ होती तो मुझे बहुत प्यार करती, बहू सौतेली माँ है तभी तो मुझे इतना मारती है। कुएं पे पहुंचकर राधा ने बाल्टी से पानी खींच खींच कर खेत में भरना शुरू कर दिया। जब तक वह कुएं से एक बाल्टी पानी निकालती थी, उसकी आंखें आंसुओं के रूप में सैकड़ों बूंदे पानी निकाल देती थी। तभी राक्षस की बस्ती से निष्कासित राक्षस वस्तनाभ वहां आ पहुंचा। पेड़ों की ओट में छिपे वस्तनाभ ने देखा, यह लड़की कुएं से पानी खींचकर खेतों में डाल रही है, लेकिन साथ ही साथ रोती क्यों जा रही है, इसके पास चलकर पूछना चाहिए। झाड़ियों के पीछे से निकलकर वस्तनाभ जब राधा के पास पहुंचा तो वह भयभीत होकर भाग निकली। राक्षस, बचाओ बचाओ, रुक जाओ लड़की, मेरी बात सुनो सुनो। तभी राधा ठोकर खाकर गिरी और वसनाभ उसके पास पहुंच गया। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, बचाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मुझे बताओ तुम रो क्यों रही थी। राधा ने डरते डरते बताया, मेरी माँ सौतेली है, उसने मुझे खेत में पानी भरने भेजा है, शाम होने वाली है, अभी तक तो खेतों में पानी भरा है, वह मुझे बहुत मारेगी, रात को खाना भी नहीं देगी। तुम रो मत, आराम से बैठ जाओ, मैं सभी खेतों में पानी भर देता हूँ। वस्तनाभ की बात सुनकर राधा हैरान होकर बोली, तुम राक्षस होकर मेरी सहायता करोगे? राक्षस तो लोगों को उठा ले जाते हैं फिर उन्हें मारकर खा जाते हैं, मैं वैसा दुष्ट राक्षस नहीं हूँ, मेरा नाम वस्तनाभ है। यह लो, तुम यह फल खाओ, मैं खेत में पानी भरता हूँ। राधा कुएं के मुंडेर पर बैठकर फल खाने लगी और वसनाभ कुएं से पानी निकालकर खेतों में भरने लगा। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राधा है, मेरा बापू नगर में काम करता है, वह कभी कभी आता है, वह भी माँ को कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर में वसनाभ ने सभी खेतों में पानी भर दिया। तभी राधा ने अपनी सौतेली माँ को कुएं की ओर आते हुए देखा।
वसनाभ, मेरी माँ आ रही है, तुम जल्दी से भाग जाओ, अगर उन्होंने देख लिया तो शोर मचा देगी। राधा, मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊँगा, तुम मुझे यहीं पर मिलना। रत्ना के वहां पहुंचने से पहले वसनाभ वहां से भाग गया। रत्ना ने वहां पहुंचकर खेत को देखा। सारे खेत में पानी भर दिए, अकेली राधा कैसे पानी भर सकती है। रत्ना को बहुत हैरानी हुई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और डांटती फटकारती राधा को घर ले गई। दूसरे दिन जब राधा कपड़े धोकर नदी से घर लौटी तो, इतनी देर में आई हो, कल मुही घर में एक भी लकड़ी नहीं है, जा पहले जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां ले आ। माँ, मुझे भूख लगी है। अरे कुछ देर नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी, पहली लकड़ी ले आ, तभी खाने को कुछ मिलेगा। कमीनी हर समय खाने की मांग करती रहती है। माँ, दीदी को बहुत जोर की भूख लगी है, 4-6 डंडे लगा दो, अभी दीदी का पेट भर जाएगा। बेचारी भूखी पेट लकड़ियां कैसे काटेगी, ही। भूखी पेट लकड़ियां कैसे काटेगी। राधा ने जंगल में पहुंचकर एक सूखे पेड़ को की शाखा को काटना शुरू किया। ओह, भूख के मारे जान निकली जा रही है, एक भी लकड़ी नहीं कट रही है। अगर लकड़ियां नहीं ले गई तो माँ बहुत मारेगी, खाने को भी कुछ नहीं देगी। बहू। तभी वस्त्रनाभ को आता देख राधा चौंक पड़ी। उसने पास आकर कहा, राधा, आज मैं कुएं पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और तुम यहाँ जंगल में लकड़ियां काट रही हो। माँ ने मुझे खेत पर नहीं जाने दिया और जंगल में लकड़ियाँ काटने भेज दिया, लेकिन तुम रो क्यों रही हो। माँ ने आज फिर मुझे खाना नहीं दिया, सुबह होते ही उसने कपड़े धोने के लिए भेज दिया, दोपहर को वहां से लौटी तो बोली जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाओ। राधा, तुम रो मत, यह खाओ, मैं तुम्हारे लिए आम, अनार, सेब कितने फल लाया हूँ, तुम बैठकर खाओ, मैं अभी लकड़ियाँ काट देता हूँ। कुछ ही देर में वस्त्रनाभ ने लकड़ियाँ का बड़ा सा गट्ठा बांधकर तैयार कर दिया। राधा, तुम्हारी लकड़ी का गट्ठा तैयार है। अरे बाप रे, इतनी भारी गट्ठर, इसे तो मैं हिला भी नहीं सकती, फिर उठाकर कैसे ले जाऊंगी। तुम तुम क्यों चिंता करती हो, मैं इसे उठाकर ले चलता हूँ। और वसनाभ गट्ठर गाटर को उठाकर राधा के पीछे पीछे चल दिया। गांव के पास पहुंचकर, राधा, मैं और आगे नहीं जा सकता, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, लेकिन मैं इस गाठर को अपने घर तक कैसे ले जाऊंगी। राधा, तुम घर पहुंचो, गाठर तुमसे पहले तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और फिर वसनाभ ने गाठर को उठाकर गांव की ओर फेंक दिया। गाठर को उड़कर जाते देख राधा भी तेजी से घर की ओर दौड़ी और घर पहुंचकर राधा ने देखा, ओह, बच गई। अच्छा हुआ घर में माँ या शीला नहीं है, अगर वे गट्ठर को ऊपर से गिरते देख लेती तो मुझे आज जीवित नहीं छोड़ती। अभी राधा ने गाठर की रस्सी खोली ही थी कि ले आई महारानी लकड़ियां, इतनी देर में लौटी हो, चल अब चूल्हे में आग जलाकर जल्दी से रोटियां बना, बहुत जोर की भूख लगी है। और जब राधा कुछ लकड़ियां उठाकर दूसरी ओर चली गई तो शीला, आजकल राधा के रंग कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। माँ, मैंने तो उसके चेहरे पर कोई नया रंग नहीं देखा। अरे इसीलिए तो कहती कहती हूँ, तू कुछ सोच समझा कर देख। देख, कल राधा ने सारे खेत में पानी भर दिया था और आज इतनी सारी लकड़ियां काट लाई। अरे इसमें हैरानी की क्या बात है माँ, तुम कहती तो राधा 2-4 पेड़ भी उखाड़ लाती, तुम्हारे डंडे के आगे तो भूत भी नाचते हैं। ओह, चुप कर और मेरी बात ध्यान से सुन, कल सुबह तू राधा के पीछे पीछे जाना और छिपकर देखना, कल मैं राधा को खेत में हल चलाने भेजूंगी। अच्छा माँ, कल मैं उसके पीछे जाऊंगी। दूसरे दिन सूरज उगने से पहले ही रत्ना ने राधा को जगा दिया। राधा, ओ राधा बेटी। आज माँ को क्या हुआ, बहुत प्यार से बोल रही है, लगता है आज फिर किसी मुश्किल काम पर जाना होगा। राधा बेटी, बड़ी मुसीबत है, 3 दिन से तेरा बापू नगर से नहीं लौटा है और आज ही खेत में हल चलाना होगा। माँ, मैं गांव में किसी आदमी को बुला लाती हूँ, वह हल चला देगा, लेकिन उसकी मजदूरी क्या तेरा बाप देगा। चल जल्दी से हल और बैल लेकर खेत पर जा, आज सारे खेत में हल चलाना चाहिए, चल जाना चाहिए। राधा हल को कंधे पर उठा बैल के साथ खेत पर जाने लगी।
कान खोलकर सुन ले, अगर काम पूरा नहीं किया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी और रात को रोटी भी नहीं मिलेगी। राधा खेत पर पहुंची तो वत्स नाभ वहां पहले ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम आ गई राधा, यह लो, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ, तुम बैठकर खाओ। मैं यह फल खाऊंगी तो खेत में हल कौन चलाएगा? हल मैं चलाऊंगा। राधा के पीछे आई शीला ने उसे वसनाभ के साथ देखा तो ओह राक्षस, और राधा राधा से बातें कर रहा है, इसका मतलब आजकल राक्षस से दोस्ती चल रही है। अभी माँ को जाकर बताती हूँ। तभी शीला खेत में छिपते हुए गांव की ओर दौड़ पड़ी। उधर कुछ ही देर में सारे खेत में हल चलाकर वसनाभ राधा के पास लौटा। वसनाभ, एक बात तो मेरी समझ में नहीं आती, दूसरे राक्षसों तो हम लोगों को मारते हैं और उठाकर ले जाते हैं, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? राधा, मैं दूसरे राक्षसों की तरह नहीं हूँ। पहले मैं भी तुम्हारी तरह इंसान था, लेकिन एक सांप के कारण मुझे राक्षस बनना पड़ा। लेकिन वसनाभ की बात अधूरी ही रह गई। राधा ने गांव की ओर से आती अपनी सौतेली माँ व शीला को देख लिया था। वसनाभ, भाग जाओ, मेरी माँ आ रही है। ओह राधा, मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊँगा, तुम भी जरूर आना। और वसनाभ जंगल की ओर भाग गया। लेकिन रत्ना ने उसे जाते हुए देख लिया था। कौन था यह राक्षस जो अभी अभी भाग कर गया है? कैसे आता है तेरे पास? मैं जानती हूँ तू ऐसे नहीं बोलेगी। आज घर चल, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। माँ, ऐसा सबक सिखाना कि फिर किसी राक्षस से बातें ना करे। और राधा हल को कंधे पर उठा घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर शीला, जरा बैल को हाँकने वाला सांटा मुझे दे दे और तू दरवाजा बंद कर जा। करा, माँ मुझे क्षमा कर दो, अब मैं उस राक्षस से कभी नहीं बोलूंगी माँ। चलिए दोस्तों, परोपकारी राक्षस का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। शुरू करेंगे मिलते हैं दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में।